साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। बिहार में अभी कोई नहीं चुनाव है, फिर भी बहार है। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार है। शायद इसीलिए दोस्तों, क्योंकि नीतीश कुमार अपनी आखिरी इच्छा पूरी करने जा रहे हैं, इसीलिए कहना पड़ेगा बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। लेकिन ये क्या, नीतीश कुमार के सपने पर तो कुठाराघात करने की तैयारी चल रही है। आप बोलेंगे कि ये कौन सी बात हुई? आप तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार का नारा सुन रहे हैं, कई भाजपा के नेता कह रहे हैं, लेकिन उस नारे के पीछे की शक्तियां कौन कौन सी हैं, वजह कौन सी है, यह भी तो जानना होगा ना। तो एक बयान से शुरुआत करता हूं दोस्तों। 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार ने एक ऐलान किया था, बड़ा ऐलान, बहुत बड़ा ऐलान। भूल गए हैं लोग, उसको सुनाना जरूरी है जब बिहार में इतनी सारी चीजें हो रही हैं। वो हिस्सा सुनिए। और जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। देख रहे हैं ना, डंके की चोट पर बोल रहे हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। अब सवाल यह है कि जब आखिरी चुनाव था तो आदमी आखिर में जाते जाते अपनी इच्छा भी तो पूरी कर लेना चाहता है। अब तो उनको बनना नहीं है और वो वैसे भी समझ गए। इसलिए कुछ पॉइंट्स दोस्तों पहले समझना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता तो चले कि मैं दिखा क्या रहा हूं। बिहार के जरिए एक देश में दो विधान लागू किया गया है, बहुत बड़ी बात है। जम्मू कश्मीर में नारा गूंजता था ना, एक देश में दो विधान, दो संविधान और बाकी चीजें नहीं चलेंगी। लेकिन बिहार में तो दो तरह के कानून लागू कर दिए गए हैं। जी हां, और इस्लामिक कानून लागू करने का आरोप लग रहा है, वो भी बताना जरूरी है। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। बच्चों के बीच धार्मिक भेदभाव करने का आरोप है, और आरोप क्या है आप खुद देखेंगे। बड़ा सेकुलरिज्म का राज यहां चला रहे हैं। अब सेकुलरिज्म के नाम पे होता क्या है, सब कुछ खुलकर सामने आ रहा है। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार मुश्किल में है, नोटिस मिल गया है, और कई तरह की मुश्किल है दोस्तों। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक प्रकार की मुश्किल है, क्योंकि जब ये नैरेटिव मैं आपको बता रहा हूं ना, तब आपको समझ में आएगा कि वो मुश्किल कैसे पैदा होने वाली है। और पीएफआई के बिहार मॉड्यूल की साजिश की याद दिलाना जरूरी है, तब आपको चीजें समझ में आएंगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पीएफआई करना चाहता था अब तो बैंड है, वही चीज कानून की आड़ में किया जा रहा। अब मैं आपको बिहार की बात बताऊं दोस्तों, उससे पहले एक और छोटा बयान सुधांशु त्रिवेदी का किसी डिबेट में कहते कहते कह गए, और हमारी तो बड़ी पारखी नजर है, आप मान सकते हैं ना। मैं तो आपको पुराने बयान सुनाता हूं। तो बहुत ही छोटा हिस्सा, बहुत ही छोटा हिस्सा उस बयान का महीनों पहले कभी कहा किसी डिबेट में, लेकिन मैंने उसको बड़ा सुरक्षित तरीके से रखा है ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएं। बड़ा महत्वपूर्ण बयान था, सुन लीजिए। 2014 से पहले यह देश आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। देख रहे हैं ना, सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं कि 2014 से पहले आंशिक तौर पर यह इस्लामिक देश था। अब जब ये बात कही है उन्होंने, तो कई सारे कारण गिनाए, बहुत सारे कारण। अब भी वो कारण बहुत सारे बने हुए हैं। लेकिन जरा सोचिए दोस्तों कि जब नीतीश कुमार ने 2020 में ही अपना आखिरी चुनाव लड़ लिया, तो फिर इंडी अलायंस बनाया क्यों? क्योंकि उन्होंने ही तो पहल की ना। पटना में कशमकश, उसके बाद बेंगलुरु, फिर मुंबई। मतलब इंडी अलायंस का अगर कोई करता धरता है तो वो नीतीश कुमार है। लेकिन नीतीश कुमार को इंडी अलायंस ने तो कुछ दिया नहीं। अब भले ही कुछ ना दिया हो, लेकिन ये बात तो साफ हो गई कि जिस इंडी अलायंस को नीतीश कुमार ने बनाया, उसका मकसद क्या था? उसका मकसद तो सनातन धर्म को खत्म करना था। और ये डीएमके जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दल है इस इंडिया अलायंस का, उसी ने कह दिया। और उसके बाद तो बहुत सारी घटनाएं, बिहार की भी घटनाएं आपको पता है। अब आप देखिए दोस्तों, तेलंगाना में जहां चुनाव हो रहा है, वहां मुस्लिमों के वोट के लिए
कांग्रेस और बीआरएस ने तो सौगातों की बौछार कर दी है। उनके लिए बाकायदा मुस्लिम मैनिफेस्टो बनाया है और आपको दिखा चुका हूं क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन जहां अभी चुनाव होने में कुछ महीने बाकी हैं, मतलब 2024 के लोकसभा चुनाव होने, बिहार का विधानसभा नहीं होना है, और सारे पार्टियां जो मुस्लिमों के लिए एक साथ खड़ी है, वहां कोई कंपटीशन भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इधर उधर की लड़ाई है, सब एक ही तरफ है। दूसरी तरफ भाजपा, और भाजपा को कितने लोग देते हैं आप भी जानते हैं। लेकिन उस बिहार में भी आखिरी चुनाव लड़ चुके नीतीश कुमार, जो खुद कह चुके हैं, वो भी मुसलमानों के लिए पलक पावड़े बिछाए जा रहे हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दोस्तों हिंदू त्योहारों पर होने वाली छुट्टियों को खत्म करके मुसलमानों के त्योहारों की छुट्टियों की संख्या बढ़ा दी है। ये तो बहुत बड़ी खबर है, सबने देखी। लेकिन थोड़ी चीज आपके सामने तो कहना पड़ेगा ना, मुसलमानों को ईद और बकरीद पर 3-3 दिन की छुट्टी दी गई है, तो मुहर्रम पर 2 दिन की छुट्टी दी गई है। और मुसलमानों के इन त्योहारों पर छुट्टियों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या किया? हिंदुओं के पर्व रामनवमी, शिवरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमी और रक्षाबंधन की छुट्टी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। कल्पना भी करना मुश्किल है दोस्तों, लेकिन ये तो किया गया है। और वहीं बिहार के लिए और मैं कुछ त्योहार बता देता हूं। बिहार में बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है तीज, जितिया। अब तक मिलने वाली जो एक एक दिन की छुट्टी थी, उसको भी खत्म कर दिया है। ये यहाँ के बड़े महत्वपूर्ण त्योहार हैं। और यही नहीं, बिहार सरकार पहले ही दुर्गा पूजा की छुट्टियों की संख्या कम कर चुकी है। पहले ये 6 दिनों की होती थी, अब 3 दिन की ये छुट्टियां की जा चुकी हैं। और नीतीश कुमार की सरकार ने अपने नए फरमान के जरिए हिंदुओं के सभी महत्वपूर्ण आराध्य देव भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, श्री शिव भगवान के महोत्सव के दिनों पर छुट्टियां रद्द कर दी। आप सोचिए दोस्तों, भारत जैसे देश में जहां भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े आराध्य हैं, एक तरीके से पूरा जनमानस हिलोरे लेता है। और अब तो खैर 2024 में जनवरी में भगवान राम का मंदिर, मतलब आप सोचिए ना, भगवान राम अपनी जगह पर विराजमान होंगे, रामलला, और रामनवमी की छुट्टी खत्म कर दी गई है। तो ये तो नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। और साथ ही हिंदू परिवार के सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते, भाई बहन के पर्व रक्षाबंधन पर होने वाली छुट्टियों को भी खत्म कर दिया गया है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण पूजा है दोस्तों, सरस्वती पूजा। बिहार के लोगों में बड़ी भावनाएं जागृत होती है। बिहार के लोग जहां भी हों सरस्वती पूजा करते हैं, वो भी खत्म कर दी गई है। और शिक्षा विभाग की छुट्टियों के इस कैलेंडर में जिस तरह से हिंदुओं के आराध्य देवों और हिंदू परिवार के रिश्तों से जुड़े हुए सभी पर्व, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, जब मैंने तीज कहा, तीज बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार है। जानते हैं क्यों? क्योंकि पत्नी पति के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। जी हाँ, निर्जला व्रत। जब लोग सुनते हैं ना कि अच्छा आपने कुछ खाया पिया नहीं, और ये 24 घंटे से बढ़कर कई बार 36 घंटे हो जाते हैं। जितिया, जिसमें माँ बच्चों के लिए, अच्छे जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, पूरे दिन भूखे प्यासे, वो सारी की सारी छुट्टियां खत्म कर दी गई हैं। उन सभी छुट्टियों को खत्म कर दिया गया है। और ये जो किया गया है ना, ये पूरा तरीका एक सोची समझी रणनीति की तरफ संकेत करता है, जिसमें हिंदुओं की आस्था और परंपरा को खत्म किया जा रहा है। जानते हैं दोस्तों, इस रणनीति में संकेत और भी स्पष्ट हो जाता है जब नीतीश कुमार ने राज्य में पहली बार, अभी विधान की बात की थी ना, उर्दू स्कूलों और गैर उर्दू स्कूलों के लिए 2 कैलेंडर निकाल दिया है। यह भी बड़ा अनोखा है, इससे पहले कहीं और कभी नहीं हुआ। इससे पहले पूरे राज्य में सभी स्कूलों के लिए एक ही कैलेंडर निकलता था। बच्चे तो बच्चे हैं, सब एक ही जैसी छुट्टियां मनाते हैं, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। और इन उर्दू स्कूलों के लिए इस कैलेंडर में जानते हैं छुट्टी कब रखी गई है? शुक्रवार को रखी गई है, जिससे मुसलमानों को 5 वक्त का नमाज पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए।
यही नहीं, रमजान के महीने में मुसलमानों को ऑफिस से जल्दी जाने की सुविधा भी दी जा रही है। ये सब कुछ बिहार में हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि हिंदुओं को अपनी परंपरा और आराध्य देवों की पूजा करने का कोई मौका नहीं दिया जा रहा है। उन्हें छुट्टी ना देकर मानो ये कहा जा रहा है कि इसे आप नहीं कर सकते हैं, जबकि शुक्रवार को छुट्टी देकर मुस्लिमों को अपनी धार्मिक परंपरा में जीने का पूरा समय दिया जा रहा है। उनको दिया जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी को परेशानी नहीं हो सकती। लेकिन आपने किसी को में हीनता का भाव भरने के लिए, किसी की धर्म संस्कृति को चोट पहुंचाने के लिए ये सब किया है। हालांकि मैं देख रहा था दोस्तों, लोगों ने दिखाया नहीं कि बिहार सरकार के इस तुगलकी फरमान पर राष्ट्रीय बाल आयोग ने गंभीरता से इसको लिया है और बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने धर्म के आधार पर स्कूलों की छुट्टी में भेदभाव को लेकर नोटिस भेजा है, सरकार से जवाब मांगा है। देखिए, सब कुछ कानूनी तरीके से हो रहा है, तो कानूनी तरीके से इन चीज़ों को उठाना भी बड़ा ज़रूरी है। तभी आप चीज़ों को जब बड़े पर्सपेक्टिव में देखेंगे ना, तब पता चलेगा कि सरकार फंस भी रही है। वरना तो कई बार लगता है कि सरकार तो निरंकुश हो गई है, एक बार जीत गए, इधर उधर का कुनबा जुड़ा, बस खत्म, सारा सिस्टम ध्वस्त। लेकिन दोस्तों, ये सोचना बड़ा ज़रूरी है कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। आज बिहार में जिस तरह से हिंदुओं की परंपराओं और पूजा को कानून के नियमों से ध्वस्त किया जा रहा है, आप याद कीजिए, ठीक उसी तरह से इस देश में मुगल शासक औरंगजेब ने हिंदुओं को समाप्त करने के लिए हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा था। मुगल शासकों ने भी श्री राम, श्री कृष्ण, शिव भगवान से जुड़े अनगिनत मंदिरों को तोड़ा, जिनमें श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर खास हैं, जिन्हें ध्वस्त किया गया। और ये तो हम सब जानते हैं ना। आज बिहार में दोस्तों उसी तरीके से हिंदुओं की परंपराओं और त्योहारों को ध्वस्त करने का काम हो रहा है। और ये सब काम मुसलमानों को अपना बनाकर दिल्ली के लाल किले पर 15 अगस्त को खड़े होने की आकांक्षा से नीतीश कुमार कर रहे हैं। अब जब मैं ये बात कह रहा हूं तो आपके मन में ये चीजें उठ सकती हैं, लेकिन ये आकांक्षा किसी से छिपी नहीं है। रिपोर्ट देख लीजिए। इसी साल रमजान के महीने में जब सासाराम में हिंदू दंगे में पलायन कर रहे थे, दंगा फसाद हो रहा था, तो नीतीश कुमार कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर, आप भूले नहीं होंगे, इफ्तार की दावत ले रहे थे। और जिस मंच पर यह दावत हो रही थी ना, वो मंच दिल्ली के लाल किले की बराबरी कर रहा था। जी हां, और ये साफ था दोस्तों कि नीतीश कुमार अपनी लाल किले पर बैठने की इच्छा को पूरा करने के लिए मुसलमानों का साथ चाह रहे हैं। तो राजनीति बदल गई, यही तो कांग्रेस करती है ना। और मुसलमान भी उन्हें लाल किले तक पहुंचाने का दम भर रहे हैं, इसीलिए ये मंच लाल किले जैसा बनाया गया था। और नीतीश कुमार ने दोस्तों मुख्यमंत्री के सरकारी आवास को भी इफ्तार दावत के लिए खोल दिया और अपनी मंशा पहले ही साफ कर दी थी। और ये बहुत दिनों से चल रहा है और अपनी इसी मंशा को सत्ता में रहते हुए बहुत ही दबे पांव, बिना किसी आहट के मुसलमानों को जातीय सर्वेक्षण के जरिए जो अभी किया गया, पिछड़ेपन का जो फायदा देने की कोशिश थी वो कर दिया। आज बिहार में मुसलमानों की 17% आबादी के लगभग 10% को बैकवर्ड की श्रेणी में डाल दिया है। सब कुछ हो रहा है और इसके जरिए मुसलमानों को आरक्षण में बैकवर्ड कैटेगरी के कोटे में अधिक से अधिक मौका देने का काम किया। इससे हालांकि मैंने देखा बैकवर्ड कैटेगरी के जो हिंदुओं के बीच एक असंतोष का भाव पैदा हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार को दोस्तों इसकी परवाह कहां है। इनकी खुद की जाति की संख्या कम हो गई, इनको कोई परवाह आपको दिखा आपको? चूंकि सिर्फ मुसलमानों को बैकवर्ड कैटेगरी के जरिए अधिक से अधिक आरक्षण देने का ही काम कर रहे हैं ऐसा नहीं है, बल्कि मुसलमानों को व्यापार करने के लिए कम से कम ब्याज दर में 10 लाख रुपए का लोन भी देना
शुरू कर दिया है। ये सब सेक्युलरिज्म के नाम पर हो रहा है। और नीतीश कुमार दोस्तों लगातार बहुसंख्यक हिंदुओं की उपेक्षा करते रहे हैं। अब आप सोचिए, बिहार जैसे राज्य में जहां तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय रहे हों, जहां की भाषा, प्रमुख भाषा संस्कृत रही हो, उस राज्य में उर्दू को दूसरी राज्य भाषा घोषित कर दिया गया है। लेकिन इस पर भी नीतीश कुमार को हिंदुओं की भावनाओं की कोई परवाह नहीं, कोई कद्र नहीं है। सेक्युलरिज्म है और सिर्फ उर्दू भाषा को दूसरी राज्य भाषा ही नहीं बनाया, बल्कि राज्य में उर्दू के प्रचार प्रसार के लिए उर्दू ट्रांसलेटर की भर्ती को भी बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया गया है। इन ट्रांसलेटर्स की भर्ती करके अपने हाथों से, खुद से, सार्वजनिक मंच से अपॉइंटमेंट लेटर दिया। जी हां, मानो ये बताना चाह रहे हैं कि वो राज्य में किसकी परवाह करते हैं। देख ले ये बिहार। अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा दोस्तों कि नीतीश कुमार की महागठबंधन की सरकार हिंदुओं की भावनाओं और हितों को नजरअंदाज करते हुए एक के बाद एक कदम उठा रही है। राज्य में बड़े पैमाने पर मदरसों को खोलने के लिए सरकारी खजाना खोल दिया गया है। जिस तरीके से इन मदरसों पर पैसा लुटाया जा रहा था, उस पर पटना हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दे दिए और कई मदरसों को धन देने से भी मना कर दिया। ये कोर्ट में जाकर रुका था। एक तरफ नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार हिंदुओं की आस्था, परंपरा को खत्म करने के लिए कानून का सहारा ले रही है, तो उसके विश्वास और धर्म ग्रंथों का सम्मान ध्वस्त करने के लिए रामचरितमानस को एक जहरीला ग्रंथ बताकर प्रचारित किया जा रहा है। बिहार से ही शुरू हुआ था, आप भूले नहीं होंगे दोस्तों। उस समय नीतीश कुमार कह रहे थे बेवजह का विवाद है। ये विवाद को असली जो खाद पानी मिल रहा था वो कहां से मिल रहा था, आप सोचिए ना। और जिस रामचरितमानस ने स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के जीवन में अहम भूमिका निभाई, उस ग्रंथ को इसी बिहार में पिछड़े विचारों वाला ग्रंथ बताया जा रहा है। नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार मानती है कि इस्लाम ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो प्रेम और शांति का संदेश देता है। जो बोल रहा हूं ना, आपको दिखा भी रहा हूं इसीलिए, ताकि आपको समझ में आए कि मैं ये बात कह क्यों रहा हूं। किसी ने तो कहा ना। और बिहार में जिस तरीके से हिंदुओं की संस्कृति और परंपरा को खत्म करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, उसे देखकर यही लगता है कि बिहार में जिस तरह पीएफआई 2047 तक भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की योजना पर काम कर रहा था, वो काम अब महागठबंधन की सरकार कानून की आड़ में कर रही है। जी हां, और पीएफआई के बिहार मॉड्यूल की जो साजिश सामने आई थी, उसकी आतंकवादी गतिविधियों के कारण उस पर तो केंद्र सरकार ने पाबंदी लगा दी, लेकिन हिंदुओं को उनकी आस्था और परंपरा से दूर करने की योजना उसी तरीके से बिहार में चल रही है। तो कुल मिलाकर साथियों, देश में हिंदुओं को उनकी परंपरा और आस्था की जड़ों से काट देने का काम जो पहले कांग्रेस कर रही थी, आज उसी काम को इंडिया अलायंस या महागठबंधन की पार्टियां कर रही हैं। ये पार्टियां देश के हर राज्य में यही काम कर रही हैं। इन पार्टियों से पहले अंग्रेजों ने और उससे पहले मुगलों ने हिंदुओं की सहिष्णुता और सर्वव्यापकता की भावना का इस्तेमाल करके हिंदू धर्म को सैकड़ों वर्ष तक न सिर्फ बदनाम किया, बल्कि उसकी परंपरा और मंदिरों के नामो निशान मिटाने का काम किया। आज हिंदू धर्म पर प्रहार करने वालों के चेहरे भले ही बदल गए हों, लेकिन उनकी सोच वही है जो इस देश के इस्लामिक शासकों की रही है। ये सवाल उठना वाजिब है कि भारत की मिट्टी में ऐसा क्या दोष है। देखिए, मैं सवाल उठा रहा हूं कि भारत की मिट्टी में ऐसा क्या दोष है कि इसे मिटाने वाले आज तक मिट नहीं सके। लोग तो ये कहते हैं ना कि कुछ हस्ती हम है हमारी कि कभी हम मिट नहीं पाए, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल तो ये है कि जो भारत की संस्कृति को खत्म करने का इरादा लेकर चल रहे हैं, वो उसी ताकत के साथ आज भी बने हुए हैं।
तो मैंने जो आपको कुछ पुराने बयान सुनाए ना दोस्तों, जिसमें कि 2014 से पहले ये एक इस्लामिक राष्ट्र था आंशिक तौर पर, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, तो उन चीज़ों को एक संदर्भ में आपके सामने रखने का प्रयास किया। कई बार हमें लगता है ना, हम टुकड़ों में जीते हैं, हमें लगता है कि अरे अपने को क्या, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना दोस्तों, वो हमारे अस्तित्व को एक तरीके से ख़त्म करने का प्रयास करती है। और ये तो कहा ही जाता है ना, किसी भी जब चीज़ों को ख़त्म करना हो ना, तो उसकी संस्कृति को ख़त्म कर दीजिए, उसकी सभ्यता को मिटा दीजिए, वो पूरा का पूरा समाज अपने आप में मृत हो जाता है। और इसी बात का प्रयास किया जा रहा है। बिहार में जो कुछ हो रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार को इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।